नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ननद अपनी ससुराल में लड़ झगड़ कर पीहर आई तो भाभी ने ननद को सिखाया ऐसा सबक कि ननद की होश ठिकाने आ गई। हाँ बेटी रूही, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बा। अच्छा बेटी, इस बार रक्षाबंधन पर यहाँ आओगी तो एक सप्ताह की तैयारी करके आना। कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, देखने को तरस गई हूँ अपनी बेटी को। रूही की माँ रेखा जी ने कहा। रूही बोली, लेकिन माँ, भाभी भी तो अपने मायके जा रही होंगी ना राखी बांधने। अरे नहीं बेटा, वो तो राखी पर मायके जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अब तू तो जानती है बेटा, मेरे घुटने ज्यादा काम नहीं करते। घर का सारा काम कौन करेगा फिर? मुझसे तो नहीं होता। हाँ माँ, ये बात तो है। अब इस उम्र में आप कहाँ इतना काम कर पाएंगी। रूही अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि तभी रूही के कानों में एक कड़कती हुई आवाज आई। रूही, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटी, किसकी आवाज है? माँ, मुझे लगता है कि आज राजीव ऑफिस से जल्दी आ गए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए रूही ने फोन रख दिया। रूही, तुम्हें मालूम है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर का काम करने की बजाय तुम यहाँ कमरे में बैठी हो। उधर माँ अकेले ही सारे कपड़े धो रही है। कुछ तो ख्याल किया करो। माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है और अब उनकी उम्र भी हो चली है। अरे तो क्या हुआ, सारा दिन मैं भी तो काम करती रहती हूँ। थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, एक कप चाय बना दो, आज बहुत सिर दर्द हो रहा है। राजीव ने कहा तो रूही चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। करीब 1 वर्ष पहले कमला जी रूही को अपने बड़े बेटे राजीव की पत्नी और अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। छोटा बेटा सुमित अभी कुंवारा था। राजीव के सामने तो रूही काम करने का दिखावा किया करती थी और उसके ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से फोन पर बात करने बैठ जाती थी। घर में बर्तन और साफ सफाई के लिए काम वाली लगी हुई थी, परंतु इसके अतिरिक्त घर का बाकी सारा काम कमला जी को ही करना पड़ता था। जब भी कमला जी उसे काम में मदद करने के लिए आवाज लगाती तो रूही कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। अभी बचपना है, ये सोचकर कमला जी भी शुरू में उसे ज्यादा काम करने को नहीं कहती थी, लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद भी रूही ना ही किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो कमला जी ने उसे समझाना चाहा। देखो बेटा, अब अपने मायके से ध्यान हटाकर ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। इतना कहने की देर थी कि रूही ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर राजीव और रूही के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। उसके बाद कमला जी ने रूही को कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। रूही दिन भर फोन पर कभी अपनी माँ से तो कभी सहेलियों से बातें करती रहती, अपनी मर्जी मुताबिक रहती। बस अपने पति राजीव के घर लौटने के समय पर रसोई घर में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करने लगती। आज राजीव जल्दी आ गया तो अपनी माँ को इस तरह काम करते देख वह रूही पर भड़क उठा। रूही अपने पति राजीव के लिए रसोई में चाय बनाने गए, तभी अचानक आंगन से उसकी सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ माँ? दौड़ता हुआ राजीव आया तो देखा कि उसकी माँ कमला जी फर्श पर फिसलकर गिर गई थी। उसे उठा नहीं जा रहा था। राजीव ने रूही को आवाज लगाई और कमला जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गया। कमला जी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। भगवान का शुक्र है, हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन पैर में मोच आई है जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माता जी को कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है।
डॉक्टर ने बताया तो राजीव की सांस में सांस आई। वह लोग कमला जी को घर ले आए। रोही, डॉक्टर ने माँ को 1 सप्ताह बिस्तर से उठने के भी मना किया है, इसलिए तुम्हें माँ का खास ख्याल रखना है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राजीव ने रूही को हिदायत दी तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। आज इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। क्या बताऊँ माँ, जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है मेरे तो सर पर मुसीबत बढ़ गई है। सारा दिन काम करते करते बुरी थक जाती हूँ। पूरे 3 दिन हो गए हैं, न जाने कब उठने का नाम लेंगे बिस्तर से। रूही ने अपनी माँ रेखा जी से फोन पर कहा तो वह बोली, बेटी मुझे तो लगता है तेरी सास को कोई चोट वोट लगी ही नहीं है, यूं ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी है। तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे उन्हें वही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी सास बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेंगी। हाँ माँ, बात तो आप सही कह रही हो। मैंने तो आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। अब सोचती हूँ कि चली ही जाऊँ, क्योंकि सासू माँ अपने आप देख लेगी। ठीक है माँ, अब फ़ोन रखती हूँ, पार्टी से आने के बाद बात करूँगी। घर का काम छोड़कर वही शाम के समय पार्टी में चली गई। उसे लगा था कि राजीव को आने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि 3 दिन बाद डॉक्टर ने कमला जी को फिर से दिखाने को कहा था। माँ को अस्पताल ले जाने के लिए राजीव जब घर आया तो देखा कि उसकी माँ धीमे कदमों से चलकर रसोई घर में जा रही थी। ये क्या माँ, कोई काम था तो को कह देती। नहीं बेटा, बस गला सूख रहा था, इसलिए पानी पीने के लिए उठी थी, कमला जी ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। कंधे पर पर्स लटकाए हाई हील से टक टक की आवाज़ करती रूही घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने सामने राजीव को खड़े देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ गई। रूही, ये तुम कहाँ से आ रही हो? राजीव ने पूछा तो रूही सक पकाते हुए बोली, वो मैं किटी पार्टी में। उसका इतना कहने की देर थी कि राजीव गुस्से से उबल पड़ा। क्या माँ को इस हालत में छोड़कर तुम किटी पार्टी में चली गई थी? तो क्या हुआ? मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है राजीव। रूही की बात सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए राजीव अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। तभी राजीव का छोटा भाई सुमित ऑफिस से घर लौटा और बोला, भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना ला दो। तभी रूही बेशर्मी से बोली, ये हुक्म किसी और पर चलाना। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों की सेवा में लगी रहूं। ये बात सुनकर रूही का देवर सुमित हक्का बक्का रह गया। वहीं कमरे में जाते राजीव के कानों में ये बात पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वो उसी समय रूही के पास आया और खींचकर 2 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। बदतमीज, मेरी चुप्पी का ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए तुम वो बोलती जाओ। ये क्या कर रहे हो भैया? सुमित ने अपने भाई राजीव का हाथ पकड़ती हुई कहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हारी तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे ना भिजवाया तो मेरा नाम भी रूही नहीं है। आंखों में आंसू लिए रूही बोली और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगा दिया। इधर कमला जी ने राजीव से कहा, बेटा रोक ले, बहू को नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हमें जाना है। कहते हुए राजीव ने कमला जी को सहारा दिया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। इधर रेखा जी के पास रूही का फोन आया तो वो बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? तू जल्दी से फोन रख और अपना बैग तैयार कर, मैं अभी तुझे लेने के लिए वहां पहुंच रही हूँ। गौरी बहू, मैं रूही को लेने जा रही हूँ। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? ऐसा कहकर रेखा जी घर से बाहर निकल गई।
थोड़ी देर में रेखा जी के पति मोहन जी अपने बेटे अजय के साथ दुकान से घर वापस आए तो यहाँ वहाँ देखते हुए गौरी से बोले, बहू रेखा कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? जी बाबूजी, माँ जी रूही को लेने गए हैं। ये सुनकर मोहन जी बोले, रूही को लेने? अच्छा, रक्षाबंधन आ रहा है इसे लेने गई होगी। नहीं बाबूजी, रूही जी का फोन आया था, शायद उनके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया है। कि सुनकर मोहन जी और अजय बहुत चिंता में पड़ गए। फिर अजय बोला, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम ये तो पता करना चाहिए था कि गलती किसकी थी। मोहन जी ने कहा, लेकिन बेटा, अपनी बेटी को परेशानी में देखकर रहा भी तो नहीं जाता है ना। कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो मामला शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो हाथ मुंह धोने चले गए। फिर अजय बोला, माँ भी हद करती हैं और लोगों के बीच लड़ाई हुई नहीं कि माता जैसे तैयार बैठी थी रूही को घर लाने के लिए, और जब सारी बात सुनेंगे तो गलती रूही की निकल कर आएगी। ये तो है, माँ जी को उसकी गलती नजर ही नहीं आती। चलो छोड़ो, अब ज़्यादा चिंता मत करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर गौरी रसोई घर में खाना पकाने चली गई। करीब 2 घंटे के बाद रेखा जी अपनी बेटी रूही को लेकर घर पहुंची। उस समय मोहन जी बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप चैन की नींद सो रहे हैं, रेखा जी गुस्से से बोली। तो मोहन जी की नींद खुल गई। अरे रूही बेटी, तुम आ गई, आओ बैठो। लेकिन रेखा, तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? मोहन जी ने पूछा तो रेखा जी बोली, एक जरूरी काम और निपटाना था, बस वही करने में समय लग गया। जरूरी काम? कैसा जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम था? मोहन जी ने पूछा तो रूही बात पलटते हुए बोली, बाबूजी, आपको तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं है। ये तो मेरी माँ है जो मेरा तक ख्याल रखती है। फिर रेखा जी बोली, बेटी, मेरे तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो यहाँ पर आराम से रहे, कोई काम करने का दिल करे तो करना, नहीं तो मत करना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है। फिर मोहन जी बोले, अरे हमें अपनी बेटी की शादी की है, बेचा नहीं है अपनी बेटी की। 2 रोटी हमें क्या भारी लगेंगी? हाँ बेटी, तो यहीं बैठ, मैं तेरी भाभी को चाय नाश्ता लेकर आने को कहती हूँ, रेखा जी ने कहा। रूही बोली, माँ, मैं भी अंदर आ रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। मोहन जी की बुजुर्ग अम्मा आंगन के कोने में बिछी कुर्सी पर बैठे हुए सब देख रही थी। रेखा जी और रूही के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन जी को अपने पास बुलाया और बोली, देख मोहन, ये जो कुछ हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। बेटी तो इतनी शह देना अच्छी बात नहीं है। मैं रेखा बहू को कुछ कहूँगी तो वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ेगी, इसलिए तू ही उसे समझा। हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कहकर मोहन जी कमरे में चले गए रूही के लिए चाय लेकर। जब उसकी भाभी गौरी कमरे में आई तो उसके पास बैठते हुए बोली, रूही, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? क्या बताऊं भाभी, ऐसी सास तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। न जाने मेरी पीठ पीछे मेरी पति को क्या पट्टी पड़ाती है कि वो तो ऑफिस से आते ही मुझ पर भड़क जाते हैं, मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। उन्हें तो सिर्फ मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। दुख और परेशानी नजर आती है तो सिर्फ अपनी माँ की। अरे रूही, लेकिन छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए था। अपने पति को प्यार से समझाती तो वो ज़रूर समझते। अरे भाभी, आपको क्या लगता है, क्या मैं अपना घर बसाना नहीं चाहती? भैया मुझे समझने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं भाभी? अजय भैया तो बहुत अच्छे हैं, तो तुमसे प्यार से बात करते हैं,
लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई बात नहीं रूही, तेरे भैया उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, गौरी ने कहा। तो रूही बोली, भाभी ये तो मैं हूँ जो उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ऐसी सास और ऐसा पति तुम्हें मिल जाते तो तुम तो उन्हें 2 दिन भी ना झेल पाती। तो गौरी बोली, नहीं रूही, ऐसी बात नहीं है। अपना घर बसाने के लिए अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं होता। और कितना झुको भाभी, अब तुम ही देखो, मेरी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और वह मेरी सास है जो मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाती रहती है। दूसरों को समझना तो बहुत आसान है, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है, रूही ने कहा। तो गौरी चुप हो गई। वह समझ गई थी कि रूही कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, कहते हुए गौरी वहाँ से उठ गई। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर गौरी ने रसोई घर में सारे पकवान बनाकर रख दिए। रूही ने अपने भाई अजय को राखी बांधी तो अजय पहले खाना खाकर अपने पिता मोहन जी के साथ दुकान पर निकल गया। फिर गौरी रेखा जी और रूही को खाना देकर रसोई घर में बर्तन साफ करने चली गई। तो रेखा जी अपनी बेटी रूही से बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, मायके में रहते हुए तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। सुकून से बैठकर खाना खा और आराम कर। उधर रूही के ससुराल में राजीव के पास फोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर राजीव बोल रहे हैं? मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ एक शिकायत आई है, जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। ये सुनकर राजीव की हैरानी का ठिकाना ना रहा। कमला जी भी परेशान हो गई। राजीव थाने जाकर आया तो कमला जी ने पूछा, पुलिस वालों ने क्या कहा बेटा? राजीव हताशा भरे स्वर में बोला, कहना क्या था, रूही और उसके घर वालों ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और ये भी कहा है कि दहेज को लेकर हम लोग आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या? लेकिन बेटा, हमने तो कभी दहेज का जिक्र तक नहीं किया, कमला जी ने कहा। तो राजीव बोला, हाँ माँ, रूही और उसके घर वाले दहेज के नाम पर हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। बेटा, मैं तो कहती हूँ एक बार चलकर उनसे बात करते हैं, ऐसी सुलझ जाए तो ही अच्छा है। नहीं माँ, मैं लोगों के सामने नहीं झुकूंगा, राजीव ने कहा। तो उसका भाई सुमित बोला, माँ की बात बिल्कुल सही है भैया, अगर कोर्ट केस में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा। आज शाम को चलते हैं और आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। राजीव को ये बात ठीक लगी। उधर रूही के मायके में जब शाम को मोहन जी घर लौटे तो रूही ड्राइंग रूम में बैठी हुई टीवी देख रही थी। अम्मा जी भी वहीं बैठी थी। अपनी बेटी के पास बैठते हुए मोहन जी बोले, बेटी, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग प्यार से ये मामला सुलझा लो तो ही अच्छा है। रूही बोली, नहीं बाबूजी, मेरी सासू माँ दिन भर बैठकर आराम करे और मैं कुल्हों के बैल की तरह पीसती रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। मोहन जी बोले, लेकिन बेटी, घर का काम करने में बुराई क्या है? तभी रेखा जी वहां आ गई और पास सकी कुर्सी पर बैठे हुए बोली, आखिर आप चाहते क्या है? हमारी बेटी उस नर्क में जाकर घुट घुट कर जीती रहे? कि सुनकर अम्मा से रहा नहीं गया तो वो बोली, अरे रेखा बहू, तुम किस बात को कहाँ ले जाती हो? मोहन ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि मिलजुल कर रहने से बड़ा सुख और कोई नहीं है। अम्मा, ये हमारी बेटी का मामला है, इसलिए आप तो अपना मुंह बंद ही रखो। जो 2 रोटी मिलती हैं चुप करके खाओ और राम का नाम जपो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी ये बात साथे चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। गौरी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने राजीव अपनी माँ के साथ खड़ा था। गौरी ने कमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अंदर लेकर आए। मोहन जी ने उन्हें बैठने को कहा। तभी रेखा जी आंखें दिखाते हुए बोली,
बहन जी, जब आपको मेरी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती तो फिर यहाँ करने क्या आई हैं आप? कमला जी ने विनम्रता से कहा। देखिए बहन जी, आराम से बैठकर बात करते हैं, तभी तो कोई हल निकलेगा। हमें भी तो पता चले आखिर हमसे ऐसा क्या कसूर हो गया जो अपने इतना बड़ा कदम उठाए। ये बात सुनकर रूही तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं, कसूर आपका थोड़ी ना है, कसूर तो मेरा है। एक काम करो, अपने बेटे को कहो मुझे तलाक दे दे, ताकि आप भी आराम से रहो और मेरा भी पीछा छूटे। रूही, ये तुम अपनी सास से किस तरह से बात कर रही हो? मोहन जी ने कहा तो रेखा जी बोली, और कैसे बात करे? इन लोगों के साथ हमारी बेटी को इतना परेशान करके रखा है, तो क्या उनकी आरती उतारेंगे हम? तभी राजीव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ जी, किसने किसको परेशान कर रखा है ये तो हम ही जानते हैं। ऊपर से आप लोगों ने हमारे खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। ये बात सुनकर मोहन जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उधर गौरी और अजय भी हक्के बक्के खड़े थे। किसी को इस बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था। लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की, मोहन जी ने कहा तो रेखा जी बोली, शिकायत मैंने की है। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई इन लोगों की? तभी गौरी सबके लिए चाय बनाकर ले आई तो कमला जी ने कहा, भाई साहब, बहू तो आपके घर में भी है, क्या वह अपने ससुराल की जिम्मेदारी नहीं संभालती? अगर हम अपनी बहू से यही अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत ही क्या है? इस पर जो बातें उसने हमें सुनाई उसे हम तो क्या कोई भी सहन नहीं करेगा। रेखा जी ने कहा, अरे मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखा हुआ है, लेकिन आपने तो कभी रूही को अपनी बेटी समझा ही नहीं। कमला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बहन जी, सारी गलती मेरी है। अब आप बच्चों का घर बस जाने दीजिए, हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। बहन जी चाहते तो हम भी यही हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहे। अभी मोहन जी बोल ही रहे थे कि रेखा जी उनकी बात काटते हुए बोली, अरे लेकिन आप बसने कहाँ देती हैं? मेरी बेटी को आपके कहने पर ही राजीव उसे हर रोज मारता पीटता है। तो कमला जी ने कहा, मेरे बेटे ने रूही पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, और वह भी तब जब उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। तभी मोहन जी बोले, रेखा, तू मैं तो सभी घर में होती है। रूही को उसके ससुराल वाले लेने आए हैं तो उसे उनके साथ भेजना ही ठीक रहेगा। हाँ माँ, बेटी का घर बसाने में ही समझदारी है। गौरी ने रेखा जी बोली, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके गलती तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसे दोबारा उस घर में भेजकर मैं दूसरी गलती नहीं करूँगी। और बहन जी, आप जिस मुंह से यहाँ आई हैं उसी मुंह से वापस चली जाओ। मैं अपनी बेटी आपके साथ हरगिज नहीं भेजूंगी। अजय ने भी अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो रेखा जी मानी और ना ही रूही जाने को तैयार थी। ये सब सुनकर राजीव बोला, बस माँ, अब यहाँ खड़े रहकर हम लोग अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएंगे। अभी के अभी यहाँ से चलो। जाते जाते कमला जी ने मोहन जी से कहा, भाई साहब, मैं तो ये सोच कर आई थी कि अब आप ही इस बात का कोई हल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई आपकी सुनने को तैयार ही नहीं है, तो हमारी क्या ही सुनेगा। हो सके तो पुलिस में की गई झूठी शिकायत वापस ले लीजिएगा। अच्छा चलते हैं। अरे नहीं बहन जी, बैठकर बात करते हैं, मोहन जी ने कहा। लेकिन राजीव कमला जी को लेकर वापस चला गया। फिर मोहन जी अपनी पत्नी से बोले, थाने में जो शिकायत तुमने की है उसे अभी के अभी जाकर वापस लो। अरे मुझे जो करना है मैं देख लूँगी, आप अपना काम करो। रेखा, मुझे नहीं लगता तुम अपनी बेटी का घर बसने दोगी। वो लोग तो रूही को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण
बनी बनाई बात बिगड़ गई। तभी अजय रूही से बोला, रूही एक बात सच सच बताना, क्या राजीव तुझे दहेज के लिए मारता पीटता है? क्यों भाई, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? रूही ने कहा तो रेखा जी बोली, इन सब बातों के लिए घर के बड़े बैठे हैं, तो जिसमें पंचायती करने की जरूरत नहीं है। माँ, घर के बड़े अगर संभाल सकते तो बात को संभाल लेते और रूही को उसके ससुराल वालों के साथ भेज देती। फिर रूही बोली, बाबूजी, आप सब लोग मिलकर मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते? आपकी भी परेशानी दूर होगी और मेरे ससुराल वालों की भी। सबने मिलकर बस मुझे भेजने की ही रट लगाई हुई है। एक माँ है जो मुझे समझती है। तो गौरी ने कहा, रूही, हम तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम खुद ही सोचो, हमेशा के लिए मायके में तो नहीं रहा जा सकता ना। अरे भाभी, आपको अच्छा घर मिल गया है, तभी आपके मुंह में जबान आ गई है। रूही ने कहा तो रेखा जी गुस्से से बोली, बहू, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मैं सब जानती हूँ, तुम जाकर रसोई का काम करो। गौरी रसोई में घर में चली गई और अजय और मोहन जी भी किसी काम से बाहर चले गए। तो रेखा जी बोली, बेटी, मेरी एक बात सुन ले, मेरे रहते हुए तो तेरी भाभी तुझे कुछ कहने से रही, और अगर घर में किसी ने भी तुझे कुछ कहा तो उसे तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। रूही आंखों में आंसू लिए बोली, माँ, इस घर का कोई भी सदस्य है मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है, सब मुझे भेजने पर तुले हुए हैं। रेखा जी ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ आराम से रह तू। मैं तेरी भाभी को देसी घी का हलवा बनाने को कहती हूँ, आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ माँ, सब लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, तुम जल्दी से हलवा बनवा कर ले आओ। कहते हुए रूही सोफे पर लेट गई। एक सप्ताह बीत चुका था। रूही की भाभी गौरी अपने कमरे में बैठी थी। तभी अजय कमरे में आया और बोला, समझ नहीं आता कैसे सुलझेगी ये समस्या। गौरी बोली, मैं तो कहती हूँ रूही को जितना जल्दी उसके घर भेज दो उतना ही अच्छा होगा। अरे गौरी, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि वो समय से अपने घर चली जाए। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों में भी जब ये बात पता चलेगी तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। अजय ने कहा तो रूही बोली, लेकिन माँ जी की तो ये बात समझ में नहीं आती। उस दिन जब रूही के ससुराल वाले घर आए थे तो उनकी बात सुनकर भी रूही की ही गलती नजर आ रही थी। अरे गौरी, गलती तो सारी रूही की है। शादी से पहले पूरे 22 साल वो इस घर में रही है, क्या मैं उसके स्वभाव को नहीं जानता? फिर गौरी बोली, फिर भी माँ जी तो हमेशा उसकी तरफदारी करती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो हमारे घर में भी झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। रूही तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, खाना खाती है तो थाली सरका देती है, पानी का गिलास तक खुद भरकर नहीं पीती। माँ मुझे ऑर्डर करती हैं और मुझे पानी लाकर देती हूँ। अब घर में सदस्य बढ़ेंगी तो क्या काम नहीं बढ़ेगा? सारा दिन घर का काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ अजय। अब मैं अगर उसे घर की साफ सफाई में मदद करने को कहती हूँ तो मना कर देती है, रोटियां सब्जी बनाने को कहती हूँ तो भी मना कर देती है, और ऊपर से कहती है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम ही करो। अरे गौरी, इसी बात का तो रोना है, उसे कोई काम तो किया जाता नहीं है। ये तो उसे माँ ने सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो अब तक मैं ही उसके अकल ठिकाने लगा देता। देखिए जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो दुनिया तमाशा देखेगी। वो तो छोटी छोटी बातों पर करने लगती है। माँ भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई, ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर भी रहूं। बताओ मैं क्या करूं?
मेरी जगह कोई और होती तो अब तक इस घर में कलेश खड़ा कर देती। मैं तो फिर भी चुप हूँ। अरे गौरी, वो तो मैं भी जानता हूँ। फिर गौरी ने कहा, अगर यही बात मैं उससे कहूँगी तो उल्टा ये जवाब देंगी कि वो तो मेरी माँ इतनी अच्छी है जो तेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन ये बात उसे समझ में नहीं आती कि अच्छा भी अच्छा के साथ ही बना जाता है। मैं तो शर्म लिहाज के कारण चुप, ताकि झगड़ा और ना बढ़े। नहीं गौरी, तुम तो कुछ मत ही कहना, नहीं तो माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे तभी तो कहती हूँ कि आप उसे प्यार से समझा दो ताकि वो शांति से अपने घर चली जाए। ठीक है, मैं रूही से बात करता हूँ, तू अपना काम निपटा लो। कहते हुए अजय अपने कमरे से बाहर आए तो देखा रूही अकेली बैठी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसके पास बैठते हुए अजय बोला, रूही, आगे क्या सोचा है तुमने? रूही गुस्से से बोली, भाई, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठूंगी, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगी। शर्त? कैसी शर्त? राजीव ने हैरानी से पूछा। रूही बोली, मैं अपने पति राजीव के साथ अलग रहना चाहती हूँ। तो अजय ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, घर में कुल मिलाकर तुम 4 लोग हो और उसमें भी तुम्हें बंटवारा चाहिए? क्यों भाई, 4 लोगों का काम क्या कम होता है? एक मेरी सास है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, और दूसरा वो देवर जिसकी शादी करने का भी वो नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी शादी हो तो मेरा भी काम कुछ कम हो जाए। अरे रोही, वो चिंता उन लोगों की है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि 4 लोगों में बंटवारा करने की बात मैं तो नहीं करूँगा। तो ठीक है, अगर बंटवारा नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता। उसी समय रेखा जी वहाँ आई और बैठते हुए बोली, क्या बात हो रही है भाई बहन में? तो रूही बोली, बात क्या होगी, मुझे कहते हैं कि अपने ससुराल वापस चली जा। हे भगवान, जिसे देखो इसे ससुराल भेजने की रट लगाए बैठा है। अगर अपने मायके आकर बैठी है तो ऐसा भी क्या गुनाह हो गया उससे? मेरी बेटी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? रेखा जी ने कहा तो अजय बोला, माँ, अभी तो तुम उसे शहर दे रही हो, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगी। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चुप करके अपने ससुराल चली जाती हूँ। मुझे परेशान करेंगे तो मैं सहन कर लूँगी, और अगर सहन ना हुआ तो कहीं जाकर मर जाऊँगी। कम से कम इन लोगों को तो शांति मिल जाएगी ना। रूही ने कहा तो अजय बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन लोगों को, कोई तुझे कुछ नहीं कहता। अगर तू अपनी जबान कम चलाए और घर की जिम्मेदारियां संभाले तो देख लिया माँ, मेरे मायके वाले मेरे दुश्मन हुए बैठे हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रूही बोली। तो रेखा जी ने कहा, इसको तेरे यहाँ रहने से परेशानी है, वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। और अजय तो दिन रात उठते बैठते, क्या तुझे एक काम है? अभी उसकी माँ बाप जिंदा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो उसका भला चाह रहा था। अगर कोई समझने को तैयार ही नहीं है तो फिर करो जो मर्जी, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूँगा। कहकर अजय वहाँ से उठ गया। गौरी वहीं पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिर रेखा जी बोली, एक ही घर के लोग हैं, और दूसरी हमारी पड़ोसी ने जो मुझसे कहती है, रेखा बेटी घर कब आएगी? ससुराल वाले इतने अति दिन बेटी को कैसे भेज देते हैं? फिर रूही बोली, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं यहाँ आई हूँ तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तभी उसकी भाभी गौरी वहाँ आई और बोली, रूही, ये समाज है और समाज के लोग तो ऐसे सवाल उठाएंगे ही, इसलिए अपना घर बसाने में ही समझदारी है। बस माँ, अब तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं चाहे मरूं या जीऊं, लेकिन अब यहाँ तो नहीं रहूँगी। क्यों? चली जाएगी? हम दोनों माँ बेटी यहाँ साथ में रहेंगे, जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे। पर माँ, आपके बेटा बहू मुझे जीने भी तो नहीं देते।
बेटी, तुझे कोई एक बात कहे तो उसे 4 सुना। तुझे यहाँ दबकर रहने की ज़रूरत नहीं है। अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। दबकर रहना तो मेरे खून में है ही नहीं। अगर दबकर रहना होता तो अपने ससुराल में ना रह जाती। चलो माँ, अंदर चलकर टीवी देखते हैं, कहते हुए रूही वहाँ से उठकर चली गई और पीछे पीछे रेखा जी भी। अम्मा जी वहीं आंगन में बैठी सारी बातें सुन रही थी, सारी। उन्होंने गौरी को इशारे से अपने पास बुलाया और बोली, बहू, ऐसे तो ये माँ बेटी किसी के काबू में नहीं आएंगी, लेकिन दादी मैं क्या करूँ? माँ और रूही तो समझाने में भी नहीं समझते। बहू, पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वही लातों के भूत है। अगर तू खुद ही समझदार है। अपनी दादी सास का इशारा गौरी अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो बोली, आप ठीक कह रही हो दादी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते हुए गौरी रसोई घर में खाना बनाने चली गई। तभी उसे रूही के मोबाइल की बेल बजने की आवाज़ आई। गौरी ने बाहर जाकर देखा तो रूही फोन पर बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। आप लोग में कुछ शर्म बाकी है या नहीं? कितनी बार मैंने कहा है कि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। क्या आपको समझ नहीं आती? तो दूसरी ओर कमला जी की आवाज़ आई, रूही बेटी, आगे से इस घर में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। राजीव भी तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। सारे गिले शिकवे भूलकर वापस आ जाओ। फिर रूही के हाथ से फ़ोन लेते हुए रेखा जी बोली, बहन जी, अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी वहाँ वापस आ जाए, तुम्हारी एक शर्त है। अगर राजीव मेरी बेटी के साथ अलग घर में रहे तो मैं अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार हूँ। आपसे और आपकी छोटे बेटी से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। ये क्या कह रही हैं बहन जी? मैं भला अपने बेटी से अलग कैसे रह सकती हूँ? तो ठीक है, फिर रिश्ता तोड़ देने में ही भलाई है। रखो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाकर, कहते हुए रेखा जी ने फोन पटक दिया। रसोई घर में खड़ी गौरी ये सारी बातें सुन रही थी। मन ही मन बोली, ये दोनों समझती हैं कि यही शेर है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कोई सवा शेर भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद रेखा जी और रूही शॉपिंग करने के लिए बाजार गई। करीब 2 घंटे के बाद जब वह घर वापस आई तो उस समय गौरी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी रूही गुस्से से उबलती हुई उसके पास आई और बोली, क्यों महारानी, अपना अपना खाना बनाकर खा भी लिया और लोगों का बनाया भी नहीं। बाकी सब लोगों के कपड़े भी धो दिए, पर मेरे कपड़े वही मैले पड़े हैं। हाँ तो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अब से अपना काम खुद कर लिया करो, गौरी ने आंखें तैराते हुए कहा। उसका ये तेवर देखकर रूही हैरान रह गई और फिर बोली, लो, इसमें नौकर वाली कौन सी बात हो गई? घर का काम है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। रूही गुस्से से बोली तो गौरी ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझे ये काम करने की तनख्वाह देती हो? तनख्वाह? तनख्वाह किस बात की? घर की बहू हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो? अपनी जिम्मेदारियों से भागकर तुम क्यों आकर यहाँ बैठ गई हो? अब से तुम अपना काम खुद करोगी, उस पर रौब जमाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जबान पर तार लगाकर अपना काम करना शुरू कर दो। क्या हो रहा है ये सब? और गौरी बहू, तुम अपनी ननद से ये किस तरीके से बात कर रही हो? माँ जी, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जिसे करनी चाहिए। अब रूही इस घर में रहेंगी तो उसे अपना काम खुद करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बेटी घर का काम करेगी और घर की बहू दिन रात आराम फरमाएंगी? अरे नहीं माँ जी, मैं भी काम करूँगी, लेकिन सिर्फ अपना और अपने परिवार का, घर में आने वाले मेहमानों का नहीं। अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनकर रूही का खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? ये घर तुमसे पहले मेरा है। जी नहीं, तुम्हारा घर वो है
जिसे तुम छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। माँ, आपने अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। 2-4 थप्पड़ लगाकर इसके कल ठिकाने क्यों नहीं लगा देती? रूही ने कहा। अच्छा, हाथ उठाना तो दूर, हाथ लगाकर भी देखो। अभी के अभी 100 नंबर पर फ़ोन करती हूँ और शिकायत करूँगी कि मेरी सासू माँ और ननद दहेज के लिए मेरे साथ मार पीट करते हैं। फिर पता चलेगा किसकी अकल ठिकाने आती है। उसी समय मोहन जी और अजय भी घर पहुंच गए। लड़ाई झगड़े सुनकर जैसे ही मोहन जी कमरे के अंदर जाने लगे, तभी अजय ने उन्हें रोक दिया। बेटा, अंदर जाकर मामला सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो घर का नाश हो जाएगा। अरे पिताजी, घर का नाश तो पहले ही हो रखा है, अब सुधारने का समय है। आप बस यही खड़े होकर देखते जाइए। फिर रेखा जी बोली, क्या? हमने कब मांगा तुमसे दहेज? तुम हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेन दर्ज करवाओगी? हाँ तो क्यों नहीं, आखिर ये सब कुछ मैंने आपसे तो सीखा है। ये बात सुनते ही रेखा जी अपनी बातों में मिष्टी घोलती हुई बोली, अरे बहू, घर में वो छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, उन्हें आपस में बैठकर सुलझा ले तो ही अच्छा है। अच्छा माँ जी, ये ज्ञान की बातें तब कहाँ गई थी जब रूही के ससुराल वाले उसे ले जाने के लिए यहाँ आए थे? गौरी का जवाब सुनकर रेखा जी और रूही स्तब्ध खड़ी रह गई। चलो, अब दोनों जल्दी से घर के काम में लग जाओ, बहुत आराम कर लिया माँ बेटी ने, कहते हुए गौरी कमरे से बाहर चली गई और उसी समय मोहन जी और अजय भी अंदर आ गए। चल बेटी रूही, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, रेखा जी बोली तो रूही ने कहा, माँ, अपना काम आप देखो, मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। बाबूजी, आप अपने दामाद को फ़ोन लगा दीजिए कि वो आकर मुझे ले जाए। हाँ बेटी, ये तूने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं अभी राजीव को आने के लिए कहता हूँ। कहते हुए मोहन जी ने राजीव को फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से जो बातें उन्हें सुनने को मिली उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। फ़ोन रखते हुए वो बोले, रेखा, एक बात तो बताओ, क्या कल कमला जी का फ़ोन आया था? हाँ, फ़ोन तो आया था, रूही को वापस आने के लिए कह रही थी। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मोहन जी ने गुस्से से पूछा तो रेखा जी कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी मोहन जी ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और बोले, तुम माँ हो या दुश्मन जो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती? हमारे घर से बेइज्जत होकर जाने के बावजूद उन्होंने फिर से फ़ोन किया और उनके सामने तुमने एक नई शर्त रख दी कि पहले घर का बंटवारा करो, फिर हमारी बेटी वापस आएगी। उसी समय रूही बोली, अरे बाबूजी, अब मैं जा तो रही हूँ, फिर माँ का कसूर क्यों निकाल रहे हैं? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ रूही के गाल पर पड़ा। ये देखते हुए अम्मा जी बोली, मोहन, अगर ये थप्पड़ तूने पहले लगाया होता तो आज घर उजड़ने की नौबत ही नहीं आती। फिर गुस्से से उबलते मोहन जी बोले, बदतमीज, अब राजीव तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अपने बेटे राजीव की चिंता में कमला जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो आईसीयू में भर्ती है। ये सुनते ही रूही की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मोहन जी बोले, अगर कमला जी को कुछ हो गया तो उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, और उसके बाद राजीव तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। रूही रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं अभी के अभी अपनी ससुराल वापस जा रही हूँ, चाहे मुझे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े या पैर पड़ने पड़े, चाहे लाख माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, पर मैं अपनी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए रूही ने अपना बैग उठाया और अपनी ससुराल चली गई। अगर आपको हमारे गाने अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूवी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।